गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ एक नए सीरीज की शुरुआत करने चल रहे हैं। यह है ज्योग्राफी का सेक्शन और इससे पूर्व आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी की क्लास मिल रही है, समसामयिकी की क्लास मिल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास मिल रही है, साथ में कुछ परीक्षा वाली सीरीज़ भी मिल रही है, लूसेंट की सीरीज़ मिल रही है और अब आप लोगों को जीएस का पोर्शन भी शुरू होने चल रहा है, जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी आज हम शुरू कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आप लोगों को हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, इसकी भी क्लासें धीरे धीरे आप लोगों के सामने आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी अतिशीघ्र आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए समझते हैं कि ज्योग्राफी में हमको वैसे तो पढ़ना एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है और ज्योग्राफी के अंतर्गत ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन आता है। तो हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी देख ही रहे हैं, साथ साथ ज्योग्राफी में हम आपको 3 सेक्शन की चर्चा करेंगे बहुत विस्तृत तरीके से, जिसमें सबसे पहला जो होगा ये होगा भू आकृति। क्या होगी? भू आकृतिक। और एक पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कहीं न कहीं समुद्र विज्ञान और एक पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान। इतना पार्ट तो हमको भूगोल में पढ़ना ही पढ़ना है और इतना पढ़ेंगे कि जिससे आपके सारे प्रश्न बहुत सहजतापूर्वक बन जाएं। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र पढ़ेंगे और मानचित्र में हम ज़्यादातर भारत का भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। जो हम लोग भूगोल के अंतर्गत भारत का भूगोल पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम भारत का भूगोल कोई अलग से पढ़ते हैं। ये जितना भी भारत का भूगोल होता है यह ज़्यादातर मानचित्र के माध्यम से ही पढ़ा जाता है। शेष जो भूगोल होता है वह इसी जियोमॉर्फोलॉजी या ओशनोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत समाहित है। तो हम इसी को पढ़ने के दौरान कंप्लीट भारत का भूगोल भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए आज सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं ये है भू आकृतिक विज्ञान या जिसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर आज का जो क्लास है ये है जियोमॉर्फोलॉजी। इसका तात्पर्य होता है भू आकृतिक। क्या होता है? भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान का तात्पर्य क्या होता है यह भी हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर विद्यमान विविध स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन। क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत मेन सेक्शन जो पढ़ने का होता है वह तो होता यही है कि हमको किसका अध्ययन करना होता है? स्थल रूपों का अध्ययन करना होता है, जो विविध प्रकार के स्थल रूप विद्यमान हैं। अब ये स्थल रूप जो होते हैं, बहुत से स्थल रूप होते हैं जो कहीं न कहीं नदी जल के द्वारा निर्मित होते हैं, बहुत से स्थल रूप होते हैं जो वायु के द्वारा निर्मित होते हैं, बहुत से स्थल रूप होते हैं जो हिमानी के द्वारा निर्मित होते हैं, बहुत से स्थल रूप होते हैं परिहिमानी के द्वारा निर्मित होते हैं और बहुत से स्थल रूप होते हैं जो समुद्रीय लहरों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो खैर उन सभी स्थल रूपों की चर्चा तो हम नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो कोर ज्योग्राफी का सेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इतने तथ्यों की हम अवश्य चर्चा करेंगे कि जहाँ से हमारा प्रश्न बनता है। लेकिन डेफिनेशन जो कहती है वो हमने आपके सामने रख दिया है कि डेफिनेशन जियोमॉर्फोलॉजी का यही है, भू आकृति विज्ञान का, कि पृथ्वी के सतह पर विद्यमान जो विविध प्रकार के स्थल रूप हैं इनका वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहता है? जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्थल रूप होते हैं यह स्थल रूप किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इन स्थल रूपों का जो निर्धारण होता है
स्थल रूपों का निर्धारण दो आधारों पर होता है। एक आधार होता है, दो आधार क्या कहें, या हम कह सकते हैं इसका निर्धारण बल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बल के द्वारा होता है। बहुत संक्षेप में हम डिस्कस कर रहे हैं, बस केवल आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जिससे आपको हम एक संकल्पना के साथ साथ आपको टू द पॉइंट पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर बल की बात होती है। बल में भी दो प्रकार के बल होते हैं। एक बल होता है जो आंतरिक भाग से संबंध रखता है, जिसको कहते हैं आंतरिक बल, और एक बल होता है जिसका संबंध बाह्य पक्ष से होता है, जिसको कहते हैं बाह्य बल। अर्थात एक बल होता है अंतर्जात बल और एक बल होता है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बलों की चर्चा की जाती है, और बाह्य बल के अंतर्गत हम लोग अनाच्छादन, अपर्दन और बृहद क्षरण की चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम आंतरिक बल की बात करते हैं तो आंतरिक बल का जो संबंध होता है यह होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। किससे होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। तो इसका तात्पर्य है यदि हमको स्थल रूप का अध्ययन करना है तो स्थल रूप का अध्ययन करने के लिए हमको बल का अध्ययन करना पड़ता है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। उसमें भी हम लोग देखते हैं कुछ बल ऐसे होते हैं जो आकस्मिक संचलन के होते हैं, कुछ होते हैं मंद गति के संचलन होते हैं जिसको हम लोग पटल विरूपणी कहते हैं। हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पर हमको बल का अध्ययन करना पड़ता है, और बल का अध्ययन करने के लिए दो पक्ष होते हैं, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष का बल हमारे समझ में तब आएगा जब हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आ जाए। तो इसलिए हमको सबसे पहले जो डिस्कस करना है वह डिस्कस करना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में होती कैसी है। तब जाकर के हमको समझ में आएगा आंतरिक बल, और जब आंतरिक बल समझ में आ जाएगा तो हमको कंप्लीट बल समझ में आएगा, और तब जाकर के हमको स्थल रूपों की चर्चा समझ में आती है। तो इसलिए अभी हम उतने डिटेल पे नहीं जाएंगे। अभी हम डायरेक्ट जो पढ़ने चल रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज का जो क्लास है ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो कह सकते हैं डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन करने का कार्य कई विधियों से किया गया है, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है, जो सबसे प्रामाणिक विधि है, उसी की यहाँ पर हम चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। वैसे अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका जो अध्ययन होता है, इसका अध्ययन करने का कई सोर्स है, कई आधारों पर इसका अध्ययन किया जाता है। एक तो इसका माध्यम है घनत्व पर आधारित अध्ययन। क्या है? घनत्व पर आधारित अध्ययन। और एक अध्ययन होता है जिसको कहते हैं दाब पर आधारित अध्ययन। दाब पर आधारित अध्ययन, इसके आधार पर भी हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। और एक होता है जिसको हम कहते हैं ताप पर आधारित अध्ययन। क्या है? ताप पर आधारित अध्ययन। राइटिंग पे थोड़ा मत जाइएगा, राइटिंग का इशू रहता है, लेकिन इसलिए आप लोगों के साथ हम जब लिख रहे हैं तो बोल भी रहे हैं कि अगर आप पढ़ने में अक्षम हों तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप सुनिएगा, जिससे आप लिख ले जाएं। ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसका अध्ययन करने का जो माध्यम है, जो विधि है, उसमें घनत्व पर आधारित एक अध्ययन है, दाब पर आधारित अध्ययन है, ताप पर आधारित अध्ययन है, साथ में एक है विधि जिसका नाम है भूकंप शास्त्र। क्या है? भूकंप शास्त्र। तो इन सब विधियों में जो सबसे प्रामाणिक विधि है वो है भूकंप शास्त्र की विधि, और इसी विधि के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य सभी का कोई रोल नहीं है, सबका रोल है। तो हम जो आपके सामने पृथ्वी की आंतरिक संरचना डिराइव करने चल रहे हैं, जिसकी व्याख्या करने चल रहे हैं, उसमें सभी का मिला जुला रूप है। जब आप कोर ज्योग्राफी पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट तो आपको सभी सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को अगर कोई नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखना है, आरओ यूपीएससी या पीसीएस लेवल का, अगर केवल हम पीटी की बात करें तो वहाँ तक स्तर में
ये सब के सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसका क्या निष्कर्ष निकला है वो हमको समझना चाहिए। तो निष्कर्ष जो हम लिखने चल रहे हैं उसमें सभी का मिला जुला रूप है। किसने क्या कहा है इसके चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। सीधा सीधा हम बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, जिसमें सबका सहयोग है, किसी एक का सहयोग नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंतरिक संरचना के विषय में, तो बहुत सिंपल इसकी व्याख्या है और ज़्यादातर बच्चे जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको आपके सामने एक बार प्रस्तुत करते हैं। अगर मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, तो इसको ऐसे 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ से अगर हम इस प्रकार से पृथ्वी के केंद्र तक जाएं, तो यहाँ पर जो टोटल इसका रेडियस मिलता है ये 6371 किलोमीटर मिलता है। ये है पृथ्वी की सतह। क्या है? सतह। सतह से जब हम केंद्र की तरफ चलते हैं तो टोटल इसका जो रेडियस मिलता है, त्रिज्या मिलती है, यह 6371 किलोमीटर होती है। ये बातें हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें 3 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं? 3 पार्ट आता है, 1, 2 और 3। इसी को अध्ययन की सरलता के दृष्टिकोण से इस प्रकार से इसका एक पार्ट काट करके हम बाहर कर देते हैं। इसका एक पार्ट ऐसे काट करके बाहर निकाल देते हैं, अर्थात यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो निकालने के पश्चात अब जो शेप बनेगा उस शेप को आप देखिए क्या शेप रहेगा। यहाँ पर बहुत बेहतरीन यहाँ पर हम देखिए आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। अगर आपने ध्यानपूर्वक देख लिया तो यकीन करिएगा फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज में ये स्टेप हम आपको बता रहे हैं कैसे यह फॉर्मेट डेवलप किया गया है। यहाँ पर यही 3 पार्ट हैं इस प्रकार से। यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर है 6371। ये है पृथ्वी का केंद्र, ये है सतह। सतह से केंद्र तक जाते हैं, 3 पार्ट हमको मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। दूसरा जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग मेंटल। तीसरा जो पार्ट होता है इसको कहते हैं कोर। ये बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो होता है इसमें किसकी प्रधानता होती है? इसको फिर से हम इमेज बनाएंगे। हम कई इमेज ऐसे बनाएंगे, एक नहीं कई बनाएंगे, इसलिए आपको हमारे साथ बनाते चलना है। ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है जिसको कहते हैं भू प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी। ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें सियाल की प्रधानता होती है, सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। इसका तात्पर्य ऐसा मत समझिएगा कि क्रस्ट में केवल सिलिका और एल्युमिनियम है, ऐसी बात नहीं है। सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, इसका तात्पर्य अन्य मटेरियल भी उपलब्ध हैं, लेकिन सिलिका और एल्युमिनियम की क्या है? प्रधानता है। इसी प्रकार जो दूसरा सेक्शन है जिसको कहते हैं मेंटल, इसमें किसकी प्रधानता है? तो इसमें सीमा की प्रधानता है, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। तीसरा जो सेक्शन है जो कोर वाला पार्ट है, इसमें किसकी प्रधानता है? तो इसमें निकिल और फेरस की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? निकिल और फेरस की प्रधानता है। ये जो आपको वर्गीकरण देखने को मिल रहा है, अगर पूछा जाए यह किसके द्वारा दिया गया है, तो एडवर्ड स्वेस महोदय के द्वारा दिया गया है। किसने यह वर्गीकरण दिया है? तो एडवर्ड स्वेस महोदय। तो एडवर्ड स्वेस महोदय ने यह जो है वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। ये शेप इन्होंने बताया है कि इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मटेरियल अलग अलग होते हैं। तो ये बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भाग में विभाजित है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। जो क्रस्ट है इसमें प्रमुख रूप से सिलिका और एल्युमिनियम है, जो मेंटल है इसमें प्रमुख रूप से सिलिका और मैग्नीशियम होता है, और जो कोर है इसमें निकिल और फेरस की प्रधानता होती है। किसने दिया है? एडवर्ड स्वेस महोदय ने दिया है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तथ्य हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो सिलिका या हम बात करें क्रस्ट की जो डेप्थ है, ये कितनी डेप्थ है? तो यहाँ पे अगर ये मानते हैं ये है 0 किलोमीटर, तो यह करीब करीब आता है 35 किलोमीटर। ऐसा हमको स्पष्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह आता है 2900 किलोमीटर। कितना आता है? 2900 किलोमीटर।
और ये जो है ये 6371 किलोमीटर है। स्पष्ट है ना, किलोमीटर भी हमको याद होना चाहिए। अगर किलोमीटर आप भूल गए तो बात बिगड़ जाएगी। किलोमीटर भी स्पष्ट ढंग से याद होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर से एक इमेज बनाते हैं। ऐसे हम कई इमेज बनाएंगे, एक नहीं कई बनाएंगे। यहाँ पर चूंकि इसका जो मुख्य अध्ययन किया गया है, ये ज़्यादातर भूकंप शास्त्र के माध्यम से ही सबका अध्ययन किया गया है ज़्यादातर, जबकि घनत्व का भी इसमें सहयोग है, दाब का भी सहयोग है, ताप का भी सहयोग, सबका सहयोग है, लेकिन फिर भी प्रमुखता किसकी है? घनत्व की है। अरे भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन की ज़्यादातर प्रधानता है, जिसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे ज़्यादा हमको प्रामाणिक तौर पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पुनः इसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं और यहाँ पर क्या किया जाता है, इनको भूकंपीय तरंगों की जो सेस्मिक वेव होती है, सेस्मिक वेव, इनके पथ के आधार पर इसको पुनः से वर्गीकरण कर दिया गया है। अर्थात जो क्रस्ट है, क्रस्ट को दो भागों में ऐसे बांट दिया गया है। ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार क्रस्ट और मेंटल को भी अलग करने वाली एक आसांतति होती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यह आप जो बना रहे हैं यह ऊपर की तरफ बनेगा कि नीचे की तरफ? ऐसा कुछ भी नहीं है, यह नीचे ऊपर पूरा होता है। आसांतति का मतलब होता है एक संक्रमणशील क्षेत्र, जहाँ पर दोनों की कह सकते हैं आइडेंटिटी हमको देखने को मिलती है, उसे कहते हैं संक्रमणशील क्षेत्र। तो चाहे आप नीचे मान लो चाहे ऊपर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल दोनों सेपरेट होते हैं। इसी प्रकार मेंटल को भी दो भागों में बांटने वाली एक आसांतति होती है, एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो मेंटल को कोर से अलग करने वाली भी एक आसांतति होती है, जो कोर को मेंटल से क्या करती है? अलग करती है। और इसी प्रकार कोर को भी दो भागों में विभक्त करने वाली एक आसांतति हमको देखने को मिलती है। ये बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इतनी बातें स्पष्ट हैं तो इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको यहाँ से हटा दें, क्योंकि एक हटाएंगे तो ही एक बनाएंगे, क्योंकि स्पेस की तो सीमाएं होती हैं और लिखना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको कहते हैं अपर क्रस्ट। क्या कहते हैं? अपर क्रस्ट, एक क्रस्ट का अपर पार्ट। और ये हो गया लोअर क्रस्ट। क्या हो गया? लोअर क्रस्ट। ये हो गया अपर मेंटल। क्या हो गया? अपर मेंटल। ये हो गया लोअर मेंटल। ये हो गया आउटर कोर। ये हो गया इनर कोर। क्या हो गया? इनर कोर। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली जो अशांतति है, जो डिसकंटिन्यूटी है, जो एक संक्रमणशील क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? ये नाम बार बार पूछा जाता है। इसको कहते हैं कोनराड। क्या कहते हैं? कोनराड। फिर जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने का काम करता है, इसका नाम होता है मोहो। क्या नाम होता है? मोहो। और जो मेंटल को दो भागों में बांटता है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, इसको कहते हैं रेपिटी। क्या कहते हैं? रेपिटी। और जो मेंटल को कोर से अलग करने का कार्य करता है, इसको कहते हैं गटनबर्ग। क्या कहते हैं? गटनबर्ग। और जो कोर को दो भागों में बांटता है, उसको कहते हैं लेहमन। क्या कहते हैं? लेहमन। जिसको कहते हैं लेहमन। तो यहाँ पर ये 5 अशांतति हैं, जिसके विषय में हमसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कोनराड किसके किसके मध्य में है, मोहो किसके किसके मध्य में है, रेपिटी किसके किसके मध्य में है, गटनबर्ग किसके किसके मध्य में है, और लेहमन किसके किसके मध्य में, या किसको किसको अलग करने का कार्य करती है। अब यहाँ पर ये बातें तो स्पष्ट हो गई। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है हमको कि ये जो गहराई की बात करते हैं, कितनी डेप्थ है, तो यहाँ पर ये तो टोटल लगभग 35 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो ये मध्य का भाग होता है, जो दोनों को अलग करता है, यह करीब करीब हम कह रहे हैं 15 किलोमीटर के आसपास होता है। कितना होता है इसकी गहराई? 15 किलोमीटर होती है। और इसकी जो गहराई है, ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? जो ए अपर मेंटल लोअर मेंटल, अर्थात ए वाला पोर्शन,
ये जो है ये 700 किलोमीटर है। कितना है? 700 किलोमीटर। ये तो आपने स्पष्ट किया, ये था 2900 था। और ये वाला जो पोर्शन है यह 5150 है, और नीचे वाला जो है यह 6371 है, ये वाला 35 है, ये वाला मान चलिए 15 किलोमीटर है, और ये है 0 किलोमीटर। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, कौन किसको अलग करने वाली जो संरचना है उसकी गहराई लगभग कितनी है, यह भी आपको एक रफ आइडिया होनी चाहिए। तो ये पार्ट हो गया कि हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर। क्रस्ट में किसकी प्रधानता होती है? सिलिका एल्युमिनियम की। मेंटल में किसकी प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। कोर में किसकी प्रधानता होती है? निकिल की और फेरस की। यहाँ पर इन सबको अलग करने वाली कुछ अशांतति होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है, एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है, जिसको यहाँ पर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो एक पार्ट और हमको इसी के आगे अब देखना पड़ता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और उसको जाने बगैर हमारा काम पूरा ही नहीं होगा। यहाँ पर अब क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने कहा कि ये जो पोर्शन है एक क्रस्ट का है, ये बात ठीक है ना। और यहाँ तक का जो पोर्शन है ये है मेंटल का 2 भाग है, एक है अपर मेंटल, एक है लोअर मेंटल। लेकिन यहाँ पर अपर मेंटल का पुनः 2 भाग किया जाता है ऐसे, अर्थात ये अपर मेंटल है पूरा, और अपर मेंटल का हमने 2 भाग कर दिया। ये ऊपर वाला भाग जो है ये तो पूरा क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है। और ये वाला जो भाग है ये है अपर मेंटल का अपर पार्ट, ठीक है ना, अपर मेंटल का अपर पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है ये है अपर मेंटल का लोअर पार्ट। और ये जो है इसको तो कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं लोअर मेंटल। ये तो ठीक ही है ना। ये हो गया अपर मेंटल का अपर पार्ट, ये हो गया अपर मेंटल का लोअर पार्ट, ये हो गया लोअर मेंटल, ठीक है ना। और नीचे जो है ये तो है कोर, यहाँ तो कोई दिक्कतें नहीं है। अब यहाँ पर होता क्या है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट, ये वाला सेक्शन ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रस्ट यानी टोटल 35 किलोमीटर, और अपर मेंटल का अपर पार्ट, और ये जो लगभग डेप्थ होती है यह 135 किलोमीटर हो गई। ध्यान रखिएगा 135 किलोमीटर, अर्थात 35 किलोमीटर तो क्रस्ट का एरिया है और 100 किलोमीटर मेंटल का एरिया। इन दोनों को मिला करके समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, क्रस्ट पूरा प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट, इन दोनों को मिला करके जो नामकरण किया गया है इसका नाम होता है स्थल मंडल। क्या नाम होता है? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, वो क्रस्ट को ही स्थल मंडल मान लेते हैं, गलत है। क्रस्ट में किसकी प्रधानता है? सिलिका और एल्युमिनियम की। जबकि अगर हम बात करें स्थल मंडल में, तो स्थल मंडल में सिलिका भी है, एल्युमिनियम है और मैग्नीशियम भी है, क्योंकि इसमें सीमा का भी पार्ट आता है। स्पष्ट ध्यान रखिएगा। और मेंटल का इसमें 100 किलोमीटर का दायरा आता है, क्रस्ट का तो मात्र 35 किलोमीटर है। वैसे पूरा क्रस्ट है लेकिन फिर भी 35 किलोमीटर ही तो है ना। तो यहाँ पर ये हो गया स्थल मंडल। अगर हम बात करें ये जो पार्ट है अपर मेंटल का लोअर पार्ट, इसको हम कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल को हम कहते हैं स्टेनोस्फीयर। क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर। इसके पश्चात का जो पार्ट शुरू होता है इसको कहते हैं हम लोग मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। अर्थात जो मेंटल का लोअर पार्ट है उसको कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, पूरे मेंटल को हम मध्य मंडल नहीं कहते हैं, मेंटल का लोअर वाला पार्ट ही मध्य मंडल कहलाता है। काफ़ी लोग इसी में कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग आंतरिक मंडल। क्या कहते हैं? आंतरिक मंडल। तो ये यहाँ पर 4 मंडल हो गए, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और आंतरिक मंडल। इसी को अभ्यांतरिक भी कहते हैं। आंतरिक या अभ्यांतरिक
दोनों शब्द एक ही है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो एक हो गया स्थल मंडल, एक हो गया दुर्बल मंडल, एक हो गया मध्य मंडल और एक हो गया आंतरिक मंडल। स्पष्ट ध्यान है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ मटेरियल है ये कैसा है, यहाँ का मटेरियल कैसा है ये भी हमको ध्यान रखना है, अर्थात उनका स्टेज क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, कैसा है ये हमको डिफाइन करना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें स्थल मंडल के विषय में, तो स्थल मंडल जो है ये पूरी तरीके से कैसा होता है, यह ठोस है। कैसा है, यह ठोस है। स्थल मंडल का मटेरियल पूर्णतः ठोस मटेरियल है, जिसमें क्रस्ट भी है और अपर मेंटल का अपर पार्ट भी है। लेकिन अगर हम दुर्बल मंडल की बात करें तो यहाँ का जो मटेरियल है यह सेमी लिक्विड है, अर्थात अर्ध तरल है। कैसा है, अर्ध तरल है। और इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं इसी को, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट ना तो पूरा सॉलिड है और ना तो पूरा लिक्विड है, उसको कहते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, अर्थात सेमी सॉलिड स्टेज, अर्ध तरल पदार्थ। तो अर्ध तरल पदार्थ को ही हम कहते हैं प्लाज्मा, जो किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, एक ठोस, एक तरल, एक गैस और एक सेमी लिक्विड। तो यहाँ पर दुर्बल मंडल का जो मटेरियल है यह होता है प्लाज्मा स्टेज, और यही हमारा कहलाता है मैग्मा चैम्बर। हम लोग आगे ज्वालामुखी की चर्चा करेंगे, तो यही दुर्बल मंडल है जहाँ पर है मैग्मा चैम्बर, और यहीं से ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। तो ज़्यादातर इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी का नाम है मैग्मा चैम्बर। तो ये है मैग्मा चैम्बर, और इसी का स्टेज जो है यहाँ का मटेरियल कैसा है, सेमी सॉलिड स्टेज में है, सेमी लिक्विड है, या हम कहें अर्ध तरल है, या कहें तो प्लाज्मा स्टेज है। ये जो मध्य मंडल है, अर्थात मेंटल का जो लोअर वाला पार्ट है, यहाँ का मटेरियल जो है यह कैसा है, तो यह पुनः सॉलिड स्टेज में है। ऊपर का सॉलिड, बीच में अर्ध तरल, फिर सॉलिड आ गया। क्या आ गया, फिर सॉलिड आ गया, अर्थात यहाँ का भी मटेरियल कैसा है, ठोस अवस्था में है। लेकिन जो कोर वाला पार्ट है, कोर में दो पार्ट है, एक है आउटर कोर, एक है इनर कोर। तो यहाँ पर जो आउटर कोर वाला पार्ट है, ऊपर वाला ए वाला, ये पूरी तरीके से तरल है। कैसा है, तरल है, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला पार्ट ये पुनः क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। अर्थात अगर आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ प्रवेश करें तो आपको क्रमशः ठोस, अर्ध तरल, पुनः ठोस, पुनः तरल, पुनः पूर्णतः ठोस, यह हमको क्रम मिलता है। और यह पूरी जानकारी हमको किस माध्यम से मिलती है, तो भूकंप शास्त्र के सिस्मोग्राफ से मिलती है। क्योंकि जो सिस्मोग्राफ होता है वही हमको यह डिफाइन करके बताता है कि कहाँ का मटेरियल किस अवस्था में विद्यमान है। और आपसे भी पूछा जाता है कि बताइए क्रस्ट या स्थल मंडल का मटेरियल किस स्टेज में है, किस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में है। जो दुर्बल मंडल है ये किस अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है या प्लाज्मा अवस्था में है। जो मध्य मंडल है अर्थात लोअर मेंटल वाला पार्ट है, ये पुनः ठोस अवस्था में है। कोर का जो आउटर पार्ट है यह तरल अवस्था में है। इसीलिए भूकंप की तरंगें जो यस वेव होती है, भूकंप की तरंगें भी तीन वेव होती है, एक होता है यस, एक होता है पी, एक होता है यल। तो यस वेव और यल वेव, यल तो ऐसे आंतरिक भाग में जाती ही नहीं है, यस ही पहुंचती है और पी पहुंचती है। तो पी तो आंतरिक भाग तक पहुंचती है, लेकिन जो यस वेव है या कोर से ही बाहर निकल जाती है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे भूकंप शास्त्र में। तो यही वह अवस्था है, अर्थात यहाँ पर आपको मिलता है गटनबर्ग, और गटनबर्ग से ही यस वेव क्या होती है, वहाँ से समाप्त हो जाती है, आगे दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ का मटेरियल कैसा है, तरल है। और नीचे आते हैं तो नीचे पुनः हमको कैसा मटेरियल मिलता है, ठोस मटेरियल मिलता है। अब इसी अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल को ही हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्थल मंडल जो है, और जब नहीं पता है तो फिर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अगर आपने एक बार ध्यानपूर्वक समझा तो बहुत से टॉपिक आपको स्वतः क्लियर हो जाएंगे। तो यह जो स्थल मंडल है, तो कहते हैं स्थल मंडल के बृहद खंड, क्या, स्थल मंडल का बृहद खंड।
क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। ध्यान हो गया? प्लेट किसे कहते हैं, बात स्पष्ट है। जो स्थल मंडल है अर्थात 135 किलोमीटर मोटी जो परत है, जिसमें पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल का अपर पार्ट है, इसी के जो बड़े बड़े पार्ट हैं, बृहद खंड को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। स्पष्ट ध्यान रखिएगा। और यही प्लेट क्या करता है, जो दुर्बल मंडल के ऊपर, क्या प्लेट कहलाता है? जो दुर्बल मंडल के ऊपर, क्या? जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलित होता है। क्या होता है? संचलित होता है, अर्थात मूव करता है, विस्थापन करता है, डिस्प्लेस करता है, अपने स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, उसी को कहते हैं संचलन। तो यही जब प्लेट स्थल मंडल के दुर्बल मंडल के ऊपर संचलित होती है, तो इसके संचलन के परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के विरूपण उत्पन्न होते हैं, जिससे तरह तरह की स्थलाकृतियां हमको देखने को मिलती हैं। कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, कहीं पर बेसिन। तो उन सब का उत्तरदायित्व किसके ऊपर जाता है? इसी प्लेट के ऊपर जाता है, क्योंकि प्लेट जो है यह दुर्बल मंडल के ऊपर संचलित होती है और संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में विरूपण होता है, और विरूपण से ही पृथ्वी की सतह पर हमको विभिन्न प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक की जो व्याख्या थी, इसको आज हमने आपके साथ शेयर किया है। अब अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक ही है प्लेट। क्या है? प्लेट। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्लेट के विषय में कि प्लेट क्या होते हैं, प्लेट का संचलन कैसे होता है। तो इन सब जानकारी के लिए हम उपस्थित होंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।